हेलो। आवाज आ रही है अब? ओके। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ओके। सो यस, हम लोग आ गए हैं हमारे नए चैप्टर अकाउंट्स में। एंड अकाउंट्स पढ़ने वाले हैं अभी हम। ओके। सो फ्रैंकली स्पीकिंग, अभी थोड़ा सा डाउन चल रहा है मेरे साथ। तो बट उससे हमारे क्लासेस में कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। ठीक है। सो यस, हम लोग अकाउंट्स का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ओके। व्हाट इज द नया चैप्टर? व्हाट इज द नया चैप्टर? नए चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर नंबर 5 है ये आपका, विच इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है। नाउ बिफोर डाइविंग इनटू दीस, हम लोग के लिए कुछ कंसेप्ट है जो क्लियर होने चाहिए। तो पहले उन कंसेप्ट को क्लियर करते हैं, फिर अपन जाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है। पहले कुछ कंसेप्ट है जो मैंने यहाँ पे बना के रखे हैं आपके लिए ऑलरेडी। तो ये आपको लिखना भी है अपने नोटबुक में और इसको समझना भी है। ठीक है। इसको समझे बिना ना आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो पहले ही कंसेप्ट समझते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ओके। वन सेकेंड, लेट मी जस्ट क्लियर माई हैंड स्पेस, है ना? ओके। सबसे पहला कंसेप्ट आता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नाउ व्हाट इज कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? तो हमको पता है कि एक्सपेंस जो हो रहा है। कैपिटल का मतलब होता है वो चीज जो आप लॉन्ग टर्म के लिए एक्सपेंस कर रहे हो। ठीक है। डेली डेली नहीं कि आप स्टेशन का खर्चा कर दिए, पोस्ट कार्ड का खर्चा कर दिए, फूड का खर्चा कर दिए, ये सब डेली खर्चे होते हैं। ऐसा खर्चा जो आप कहीं पे कर रहे हो, एक तो वो आपकी एसेट बिल्ड कर रहा है ना? और वो लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट्स देगा, शॉर्ट टर्म में नहीं। लॉन्ग टर्म में बेनिफिट्स देगा। आज के आज मैंने खाना लिया, खाया, मेरे को आज का बेनिफिट मिल गया। बट क्या वो खाना मैं आज खरीद के 10 दिन बाद की रख सकती हूँ? नहीं। तो वो शॉर्ट टर्म बेनिफिट है, दैट्स अ रेवेन्यू। ठीक है। कैपिटल चीज होती है कि मैंने घर बनवा रही हूँ, 1 साल लगेगा उस घर बनवाने को, 1 साल बाद मैं उसका बेनिफिट लूंगी और 10 साल उसका बेनिफिट लूंगी। दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके। यहाँ पे वही चीज लिखी है। कैपिटल एक्सपेंडिचर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए होते हैं, वही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसी का अपोजिट जो शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के लिए होता है। ओके। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज डन टू अक्वायर, कंस्ट्रक्ट और इम्प्रूव फिक्स्ड एसेट। मतलब क्या? हमें कोई एसेट अक्वायर करना है, बिल्डिंग खरीदनी है, उसमें एक्सपेंस करना है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है तो उसमें एक्सपेंस करना है। बिल्डिंग बन चुकी है, उसमें इंटीरियर करवा रहे हैं, इम्प्रूवमेंट। ठीक है, इम्प्रूवमेंट। ये सारे खर्चे जो हैं, ये ज्यादा भी होते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। ओके। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वही डे टू डे ऑपरेशंस के लिए किए जाते हैं। मतलब कि प्रिंटिंग के एक्सपेंसेस हो गए, प्रिंटिंग पेपर्स खत्म हो गए, पेन खत्म हो गया, ये सब हो गया। और क्या हो सकता है? रिपेयर्स एंड मशीनरी। ठीक है, रिपेयर्स वगैरह जो रहते हैं, वो हर आए दिन हमको करवाने पड़ते हैं रिपेयर्स। तो वो हो गए डेली खर्चे, डेली खर्चे हो गए। तो ये सारे जो एक्सपेंसेस है जो आप डेली रेवेन्यू कमाने के लिए कर रहे हो। ओके। तो दीज आर द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बेनिफिट्स आर रिसीव्ड इन द करंट ईयर। आज का बेनिफिट आज ही मिल जाएगा या इसी साल में मिल जाएगा, करंट ईयर में मिल जाएगा। ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉन रिकरिंग होता है। क्या आप हर दिन नया घर बनाते हो? नहीं। हर साल नया घर बनाते हो? नहीं। अनटिल अनलेस वही आपका बिजनेस है। बट अगर आप कोई एसेट बना रहे हो तो वो हर साल नहीं कर रहे। एक बार बना ली मशीनरी, एक बार खरीद ली, 5 साल चला ली, 10 साल चला ली। ठीक है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉन रिकरिंग होते हैं, वही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकरिंग बेसिस पे होते हैं। हर दिन हो सकते हैं, हर हफ्ते हो सकते हैं, हर महीने हो सकता है। ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ एसेट्स और क्रिएट्स न्यू एसेट्स। इससे क्या होता है? एसेट की या तो वैल्यू क्रिएट करते हैं एक्वायर करके, या तो एक्वायर करके, कंस्ट्रक्ट करके, इम्प्रूव करके, या तो नया एसेट ही क्रिएट कर देता है। ठीक है। जो हमारा बिल्डिंग थी, उसी में बिल्डिंग, मान लो कि जो एक प्लॉट है वो प्लॉट रखा हुआ है। ठीक है। उस पर बिल्डिंग बनवा दी, कंस्ट्रक्ट कर दी, तो क्या हो गया? उस वैल्यू जो थी प्लॉट की बढ़ गई और एक नया एसेट भी क्रिएट हो गया। एक बिल्डिंग नाम से एक नया एसेट भी क्रिएट हो गया। तो प्लॉट तो हमारा था ही, साथ में बिल्डिंग भी क्रिएट कर दी, तो बिल्डिंग भी हमारी हो गई। बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डज नॉट क्रिएट और इम्प्रूव वैल्यू ऑफ एसेट्स। वो तो आज के एक्सपेंस है, वो एक्सपेंस हो गए, है ना? वो एक्सपेंस हो गए, उससे कोई एसेट में वैल्यू नहीं बन रही, उससे कोई भी इम्प्रूवमेंट, कोई क्रिएशन ऑफ एसेट्स नहीं हो रहा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है। ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। कैपिटल एक्सपेंडिचर आप बैलेंस शीट पे लिखते हो,
ठीक है, तो एसेट्स बैलेंस शीट में जाते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो रहता है वो पी&एल में चार्ज करते हो। रिकॉर्डेड बैलेंस शीट, क्योंकि आपने एक बार रिकॉर्ड कर दिया, फिर वो जब तक रहेगा जब तक आप उसको सेल नहीं कर देते। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हर साल अमाउंट चेंज होती जाती है, अमाउंट चेंज होती जा रही है, इसलिए आप उसको क्या करते हो, चार्ज करते हो। क्या करते हो, चार्ज कर रहे हो, रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो, चार्ज कर रहे हो। ठीक है, अब बारी आती है कैपिटल रिसीट्स एंड रेवेन्यू रिसीट्स। कैपिटल और रेवेन्यू का तो मामला ठीक हो गया ना, कि हाँ समझ में आ गया। यहाँ पे डिफरेंस क्या है, एक्सपेंडिचर से अपन रिसीट्स पे आ गए। जहाँ अपन कैपिटल एक्सपेंस कर रहे थे, वहां अपन कैपिटल रिसीट्स कर रहे हैं। जहाँ रेवेन्यू एक्सपेंस हुआ था, वहां रेवेन्यू रिसीट्स कर रहे हैं। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई। एक मिनट, हाँ। तो कैपिटल रिसीट, कैपिटल रेवेन्यू का तो हर मामला ठीक लग रहा है। अब क्या हो गया, तो कैपिटल रिसीट भी सेम चीज होती है, बट डिफरेंस क्या होता है उसमें। कैपिटल रिसीट मतलब कि हम लोग कैपिटल बढ़ा रहे हैं। ठीक है, हमारा फंड जो है, क्या हमारे जो फंड जो बिजनेस में उसको बढ़ाना है। तो रिसीट्स दैट आर नॉट जनरेटेड फ्रॉम नॉर्मल बिजनेस, नॉर्मल बिजनेस से जनरेट नहीं हो रही है। ठीक है, जनरली ऑफिस का जो कैपिटल हमारा जो अफेक्ट होता है, जो हमारा कैपिटल है, जब वो अफेक्ट होता है उसको कैपिटल रिसीट्स कहते हैं। कैपिटल क्या होते हैं, हमारी शेयर्स, है ना, शेयर कैपिटल हो गई। हमारा लोन्स वगैरह ये भी हमारा कैपिटल का ही पार्ट होता है। कैपिटल पता है दो तरीके से होती है, बोरोड और अनबोरोड कैपिटल। तो अनबोरोड तो हमारी शेयर्स हो गई, बोरोड हमारे लोन्स हो गए, है ना। रेवेन्यू रिसीट्स जो है, रेवेन्यू अराइजिंग फ्रॉम नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन, मतलब कि आपकी सेल्स, जो सेल्स है वो आप रेवेन्यू बिजनेस ऑपरेशंस करके कमा रहे हो। वो रिसीट्स कहाँ से आ रही है, कि आप बिजनेस ऑपरेशंस अपने जो थे उसको आप कंडक्ट कर रहे हो, वहां से जो रिसीट आ रही है उसको आप रेवेन्यू बोलते हो। ठीक है, और ऐसी चीज जो कि आने से आपके कैपिटल पे अफेक्ट पड़ रहा है, उसको आप बोलोगे कैपिटल रिसीट्स। ठीक है, इससे क्या होती है, या तो आपकी इंक्रीज होती है लाइबिलिटी, या तो एसेट्स रिड्यूस होता है। कैसे होता है एसेट रिड्यूस, आप ये क्यों नहीं बोल रहे कि रिसीट आने से हमारा एसेट बढ़ क्यों नहीं रहा है, क्योंकि आपने एक्सपेंस किया, क्या करने के लिए, फिक्स एसेट बनाने के लिए। ठीक है, एक्सपेंस किया फिक्स एसेट बनाने के लिए। फिक्स एसेट आपने यूज कर लिया 5 साल, अब आप इसको सेल कर रहे हो। सेल किया, सेल करने से क्या आता है, कैश आता है, कैश या बैंक जो भी है आता है आपके पास, तो कैश बढ़ जाएगा। क्या है ये, रिसीट है। सेल करने के बाद आती है रिसीट। जब आप एक्सपेंस करते हो तो आप एसेट क्रिएट कर रहे हो, जब एसेट को बेच रहे हो तो रिसीट आ रही है। ठीक है, तो रिड्यूस क्या हो रही है, एसेट। लोन लेते हैं तो पैसा आता है, क्या हो रहा है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है ना। हमने शेयर्स इशू किए मार्केट में, उन्होंने हमको पैसा दिया, हमारी शेयर कैपिटल बढ़ गई, लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, कैपिटल बढ़ गया, है ना। तो ये यहाँ पे एग्जांपल्स दिए, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, इशू ऑफ शेयर्स, कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय द ओनर इटसेल्फ, ओनर ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया तो इक्विटी बढ़ जाती है आपकी, है ना। रेवेन्यू रिसीट्स क्या होते हैं, इट इंक्रीजेस बिजनेस इनकम। ऑब्वियसली सेल बढ़ेगी तो क्या होगा, सेल रिसीट्स बढ़ेंगी तो आपकी बिजनेस इनकम भी इंक्रीज होगी। जैसे कि सेल ऑफ गुड्स हो गया, कोई प्रोफेशनल फीस रिसीव कर रहे हो, कमीशन रिसीव कर रहे हो, रेंट रिसीव कर रहे हो, इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो, ये सब पेमेंट्स आ रही हैं, डे टू डे ऑपरेशंस की वजह से ही आ रही हैं। और ये क्या कर रहे हैं, आपकी रेवेन्यू रिसीट्स को बढ़ा रहे हैं। तो ये सारी रिसीट्स क्या है, आपकी रेवेन्यू रिसीट्स है। क्या ये बात समझ में आ गई, क्या मैं ठीक है। चलो नेक्स्ट आ रहा है आपका मैचिंग प्रिंसिपल। ये हमने ना फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल एक क्या है, फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। ठीक है, ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसके बलबूते पे सारे अकाउंट्स मेंटेन होते हैं, सारे अकाउंट्स। ठीक है, द एक्सपेंसेस incurred to earn a particular revenue shall be recognized in the same accounting year in which that revenue is earned। क्या मतलब है इस लाइन का, क्या मतलब है इस लाइन का, इस लाइन का सिंपल सेंस में मतलब ये निकलता है कि वो सारे खर्चे जो मैंने रेवेन्यू अर्न करने के लिए किए हैं, वो तभी रिकॉग्नाइज होने चाहिए जब वो रेवेन्यू जिस टाइम पे, जिस अकाउंटिंग ईयर में मैंने अर्न किया है। ठीक है, मान लो कि मेरी सेल है फाइनेंशियल ईयर 24-25 की। ठीक है, उस सेल को करने के लिए मैंने कुछ एक्सपेंसेस किए, मान लो कि मार्केटिंग एक्सपेंस किए, मैंने परचेसेस करी है, मैंने रॉ मटेरियल एक्सपेंस किया है,
मैंने लॉजिस्टिक्स के एक्सपेंस किए हुए हैं, ठीक है, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंस किए। तो इस रेवेन्यू को अर्न कर लेंगे, 24-25 के रेवेन्यू को अर्न करने के लिए मैंने ये सारे एक्सपेंसेस किए हुए हैं, ठीक है। अब ये रेवेन्यू 24-25 का है, तो ये एक्सपेंसेस भी कब आने चाहिए? 24-25 में ही आने चाहिए, तब जाके वो मैच होगा। मान लो कि ये एक्सपेंसेस में कुछ एक्सपेंसेस 25-26 में दिखा दो, तो क्या वो मैच करेगा? वो रेवेन्यू तो पिछले साल का था, तो आप 25-26 में क्यों दिखा रहे हो उसे? जिस साल का रेवेन्यू है, उस साल के रेवेन्यू को अर्न करने के लिए जो एक्सपेंसेस मैंने किए हैं, उसी साल में दिखाओ, तब जाके वो मैच होगा। इसको बोलते हैं रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस मैच हो गए। इसको बोलते हैं मैचिंग प्रिंसिपल। ठीक है, मैचिंग प्रिंसिपल 3 हमने भागों में डिवाइड किए हैं सिर्फ मैच करने के लिए। वैसे तो जैसा रेवेन्यू हुआ उसके जो एक्सपेंसेस हुए हमने वैसे रिकॉर्ड कर लिए, पर कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो हमारे हुए नहीं हैं पर हो सकते हैं। हो सकते मतलब होने वाले हैं बट हुए नहीं अभी तक। जो ऐसी इनकम है जो मिलने चाहिए, मिलने वाली है बट मिली नहीं है अभी तक, तो ऐसे एक्सपेंसेस और ऐसी इनकम के लिए हम क्या करें तब, है ना? तब उसको मैच कैसे करें ऐसे एक्सपेंसेस और रेवेन्यू को? उसके 3 कांसेप्ट्स आते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम्स एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। मैंने आपने अगर पहली क्लासेस देखी होंगी, मैंने ये तीनों कांसेप्ट आपको समझाए हुए हैं ऑलरेडी। ठीक है, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है येट टू बी पेड। ठीक है, हमेशा ये लाइन दिमाग में याद रख लो, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है येट टू बी पेड। मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जो हो चुके हैं बट मैंने अभी तक पेमेंट नहीं करी है। एक्सपेंसेस बिलोंग्स टू करंट ईयर इवन दो पेड इन द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, आज के एक्सपेंस है 2024-25 के एग्जाम है, एक्सपेंस है, ठीक है। 25-26 से मैंने पेमेंट करी है बट है कब के? 24-25 के। तो कब रिकॉर्ड होंगे? 24-25 में ही रिकॉर्ड होंगे। ठीक है, कब चार्ज करोगे पीएनएल में? 24-25 में ही करोगे। ठीक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है इसका? एक्सपेंस जो भी आपका, मान लो कि सैलरी है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। ये कहाँ पे जाता है? ये आपका जाता है लायबिलिटी में। फॉर द टाइमिंग जब तक पेमेंट नहीं हुई है, हम तो एक्सपेंस को कहाँ चार्ज कर दिए? पीएनएल में चार्ज कर दिए। फॉर द टाइमिंग जब तक पेमेंट नहीं हुई तब तक हम उसको लायबिलिटी में रखते हैं। जब नेक्स्ट ईयर उसकी पेमेंट हो जाती है तो हम लायबिलिटी से उसको सेट ऑफ कर देते हैं कि आपने पेमेंट कर दी लायबिलिटी की, है ना? बट क्योंकि वो एक्सपेंस 24-25 का, तो हम उसको कहाँ कब रिकॉर्ड करेंगे? 24-25 में इसको रिकॉर्ड कर लेंगे कि एक्सपेंस पीएनएल में चार्ज हो गया है, और हमने उसको कैश पेमेंट नहीं किया, बैंक पेमेंट नहीं किया, हमने उसको भी लायबिलिटी क्रिएट कर दी हमारी कि इट इज येट टू बी पेड। नाउ इट्स अ लायबिलिटी टू वी हैव टू पेड, क्योंकि वो पीएनएल में चार्ज हो चुका है। तो हमको अब पे करना ही कैसे भी करो, खुद के पैसों से करो, बट पेमेंट तो करनी है। ठीक है, यस। फिर आता है अक्रूड इनकम। जस्ट अपोजिट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का आता है अक्रूड इनकम विच इज येट टू बी रिसीव्ड। क्या है? येट टू बी रिसीव्ड। आउटस्टैंडिंग इज येट टू बी पेड, अक्रूड इज येट टू बी रिसीव्ड। ऐसी इनकम जो कि करंट ईयर की है, इवन दो रिसीव्ड इन द नेक्स्ट ईयर। 24-25 की इनकम है, रिसीव हो रही है 25-26 में, हम कब रिकॉर्ड करेंगे? 24-25 में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमारे जो पीएनएल में उसमें रिकॉर्ड कर दिया अक्रूड इनकम नाम से। कब? 24-25 में। ठीक है, 24-25 में हमने रिकॉर्ड कर लिया पीएनएल में अक्रूड इनकम। कोई भी इनकम हो सकती है, रेंट अक्रूड, है ना, सैलरी अक्रूड, इंटरेस्ट अक्रूड, कोई भी इनकम हो सकती है हमारी ऐसी। हमने उसको पीएनएल में अभी से शो कर दिया, और इनकम को हम कहाँ लेके चले गए? हमारे एसेट साइड में हम इसको करंट एसेट्स में लिख लेंगे। एसेट साइड में हम इसको अक्रूड इनकम को यहाँ पे लिख लेंगे। सॉरी, ये जो इनकम है ये पीएनएल में जाएगी। अपोजिट बोल दिया मैं थोड़ा सा, फिर से इसको अपन रिवाइज कर लेते हैं एक बार। गलत बोल दिया थोड़ा सा मैंने आपको। हाँ, जो ये इनकम है ये पीएनएल में जाएगी। ठीक है, 24-25 के पीएनएल में चले जाएगी, और हम क्या करेंगे? अक्रूड इनकम को हमारे एसेट्स में दिखा देंगे। अब क्या हुआ? कैश रिसीट तो हुआ नहीं है, एंट्री क्या होती नॉर्मली? कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट, ये हमारी नॉर्मल रिसीट की एंट्री होती है। ठीक है, हमने नॉर्मल रिसीट की एंट्री में क्या चेंज किया? कैश को हटा के अक्रूड इनकम लिख दिया, क्योंकि वो इनकम अभी तक कैश में रिसीव नहीं हुई है, हमने उसको अक्रूड कर दिया है, येट टू बी रिसीव्ड। ये एसेट में दिखेगा। जैसी पेमेंट आता है नेक्स्ट ईयर इसका, इसको आप अक्रूड इनकम के साथ एडजस्ट कर दोगे। इसको आप अक्रूड इनकम के साथ एडजस्ट कर दोगे, पीएनएल में जाने का कोई काम ही नहीं रह गया, बैलेंस शीट के बैलेंस शीट में ही एंट्री खत्म हो जाएगी।
है ना? क्योंकि पीएनएल हम ऑलरेडी उसको इनकम दिखा चुके हैं, अब वहां पे वापस नहीं जाया जा सकता। एक बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज हो जाता है 1 साल का, फिर आप उस प्रॉफिट एंड लॉस में जाके एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। अब जो एडजस्टमेंट होगा वो अगले साल के प्रॉफिट एंड लॉस में होगा, इस साल कुछ नहीं हो सकता। ठीक है। लास्ट होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस जो हमने एडवांस में पे कर दिए। ठीक है। येट टू बी पेड किया, जो पे नहीं किया था बट हमारी एक्सपेंस थी। ऐसे एक्सपेंसेस जो इस साल के नहीं है बट हमने इस साल पे कर दिया। ठीक है। एक्सपेंसेस ऑलरेडी बीन पेड इन करंट ईयर बट बिलोंग्स टू नेक्स्ट ईयर, ऐसे एक्सपेंसेस जो अगले साल के हैं, हमने उसको इस साल पेमेंट कर दी है। ठीक है। इस साल पेमेंट कर दी है उसकी। तो हम क्या करते हैं, हम बनाएंगे ये अकाउंट। ठीक है। एक्सपेंस तो पे कर दिया हमने, तो प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। उस एक्सपेंस को, एक्सपेंस पे जा चुकी एंट्री कैसी, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये हो चुका है। मान लो कि नहीं, सैलरी नहीं, मान लो कि रेंट था अप्रैल का, हमने मार्च पे कर दिया। अप्रैल का रेंट था, हमने मार्च पे कर दिया। तो हमने यहाँ पे एंट्री डाल दी नॉर्मल तरीके की, कि हमने 20,000 रेंट जो था वो हमने अप्रैल का था, जो था नेक्स्ट ईयर का था, मार्च पेमेंट कर दी है उसकी। तो ये एंट्री चली गई है। अब जब ये एंट्री चली गई तो ये तो गलत एंट्री है ना, ये तो मैचिंग प्रिंसिपल के हिसाब से होगी ही नहीं, क्योंकि इस साल का नहीं, अगले साल का, राइट। तो हम क्या करते हैं, ये उल्टी एंट्री करते हैं। फिर ये एंट्री करेंगे, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट, यहाँ 20,000 की 20,000 की एंट्री आ जाएगी। ठीक है। ये एक्सपेंस जो भी हमारा रेंट का था, यहाँ पे जो एक्सपेंस दिख रहा था वो बंद हो गई यहाँ की एंट्री, और प्रीपेड एक्सपेंस में चली गई, मतलब कि वो एक्सपेंस पेमेंट हो चुकी है। बट अभी वो कहाँ पे दिखेगी, हमको वो दिखेगी एसेट्स में दिखेगी। नेक्स्ट ईयर हम क्या करेंगे, वापस रिवर्स एंट्री कर देंगे, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड एक्सपेंस, और वो कहाँ चला जाएगा, पी एंड एल में चला जाएगा। वो चला जाएगा पी एंड एल में। क्या ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है आपके लिए समझना, प्रीपेड एक्सपेंस क्या बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है समझना? तो आप एक काम करो, आपको मैं एक ट्रिक देती हूँ, उससे बस ये लर्न कर लो। सिर्फ एक चीज लर्न कर लो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपकी लाइबिलिटीज में जाते हैं, करंट लाइबिलिटीज में। अक्रूड इनकम आपके एसेट्स में जाते हैं, करंट एसेट्स में। और प्रीपेड एक्सपेंस भी आपके एसेट्स में जाते हैं। ठीक है। ये मान लिया, समझ गए? ठीक है। तो ये बस इतना सा ही समझ लो, इतना सा ही समझ लो कि लाइबिलिटी है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम और प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट में जाएंगे। बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जहां जहां जैसे आएगा अपन वो समझते जाएंगे। ठीक है। बस ये चीज, ये ट्रिक समझ लो कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लाइबिलिटीज में दिखाना है, अक्रूड इनकम और प्रीपेड एक्सपेंसेस को एसेट्स में दिखाना है। ठीक है। मान लो कि एडवांस में इनकम कोई हमने रिसीव कर ली है नेक्स्ट ईयर की, तो वो कहाँ जाएगा, वो भी लाइबिलिटीज में जाएगा। और वो मैं आपको धीरे धीरे बता जाऊंगी, जो भी एडजस्टमेंट्स होते जाएंगे ना, आई टेल यू। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अब आता है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सोल प्रोप्राइटरशिप का। ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ रहे हैं हम किसके, सोल प्रोप्राइटरशिप के। एक सेकेंड, इसको जरा हटा दूं यहाँ से। ओके। हाँ। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसके, सोल प्रोप्राइटरशिप के। अभी हमने रिसेंटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसके पढ़े थे, बैलेंस शीट किसकी पढ़ी थी, हमने शेयर कैपिटल की बैलेंस शीट पढ़ी थी। शेयर कैपिटल मतलब कि कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ी थी, सॉरी, कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ी थी हमने, कंपनी के अकाउंट्स पढ़े थे, कंपनी में कैसे एंट्रीज होती है वो पढ़ी थी। अभी हम पढ़ रहे हैं किसकी, सोल प्रोप्राइटरशिप की। सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटर कौन होता है, एक अकेला व्यक्ति जब बिजनेस चला रहा है, ना तो वो कंपनी है, ना तो पार्टनरशिप फॉर्म है, वो क्या है, बस एक बिजनेस है, नॉर्मल बिजनेस जो होते हैं, जो हमने आज तक देखे हैं बिजनेसेस नॉर्मली। जैसे कि किराने का बिजनेस है, अकेला इंसान चला रहा है ना। जैसे कि साड़ी की शॉप है, कपड़ों की शॉप है, अकेला इंसान चला रहा है, तो क्या है वो, सोल प्रोप्राइटर। ट्रेडिंग रिटेल है ना।
क्या है वो? सोल प्रोप्राइटर है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उनके भी बनते हैं, उनको भी जरूरत होती है अपने फाइनेंसेस देखने की कि कितना पैसा आया, कितना उन्होंने एक्सपेंस किया, कितना कमाया, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना? यस। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब हम बनाते हैं, डायरेक्टली हम जाते हैं कि हमें कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। ये सब आपको पता है ऑलरेडी कि अकाउंटिंग के क्या-क्या हमारे इम्पोर्टेंस है, सब कुछ मालूम है। और वो फ्रैंकली स्पीकिंग इतना पूछा नहीं जाता है आपके उसमें। आपको अकाउंट्स कैसे बनाते हैं वो पूछा जाता है, ठीक है? जो थ्योरी चैप्टर्स है वो थ्योरी हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ पे थ्योरी कम पढ़ेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिकल ज़्यादा करेंगे। थ्योरी आप अपने मन से कैसे भी लिख भी सकते हो, है ना? एक बार गो थ्रू करके। बट अगर आपको प्रैक्टिकली करना नहीं आता है, तो आपका अच्छा खासा 8 मार्क्स का क्वेश्चन भी छूट जाएगा, है ना? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम सीख रहे हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के, ठीक है? तो सोल प्रोप्राइटरशिप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 3 भागों में डिवाइडेड है, व्हिच इज ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ठीक है? ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस एक साथ बनता है एंड फिर बैलेंस शीट बनती है, ओके? सबसे पहले हम बनाएंगे ट्रेडिंग, फिर बनाएंगे पी&एल, प्रॉफिट एंड लॉस, फिर बनाते हैं बैलेंस शीट, ओके? ट्रेडिंग अकाउंट से निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट नहीं है अभी, ग्रॉस है, जिसमें सब कुछ चीजें इंक्लूडेड है। जब हम इसमें से कुछ एक्सपेंसेस और माइनस कर देते हैं तो क्या निकल के आता है? नेट प्रॉफिट, जो कि निकलता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फिर हम जाते हैं बैलेंस शीट में, जहां पे हम एसेट्स और लायबिलिटीज को क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। एक एक करके तीनों भागों को समझेंगे कि क्या क्या होता है। सबसे पहले आता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है? सबसे पहले आ गया हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट का पहले तो ये फॉर्मेट है, ये समझो। एंड इसके क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स है, वो अपन समझते हैं। सबसे पहला है ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। यही फॉर्मेट चलेगा, आपको कुछ अलग नहीं लिखना है इसमें, है ना? सेकेंड होता है सबसे बड़ी चीज सेल्स, कितनी सेल हमने की है। ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? सेल परचेस। ट्रेडिंग का मतलब ही सेल परचेस होता है। तो ट्रेडिंग में क्या आ जाएगा? सेल और परचेस तो आएगा ही, है ना? जहां सेल वहां परचेस आ जाएगा। सेल में से आप रिटर्न इनवर्ड, मतलब कि सेल्स रिटर्न भी बोल सकते हैं इसको। इसको माइनस करते हो और फिर जो अमाउंट आता है उसको आप नेट लिखते हो, ठीक है? वैसे परचेस में आप परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड उसको माइनस करोगे, ठीक है? और फिर जो अमाउंट आएगा उसको फिर लिखोगे यहाँ पे। क्लियर है? फिर आते हैं आपके सारे के सारे, इसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या है ये? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या ये 5 चीजें समझ में आई? हर ट्रेडिंग अकाउंट में 5 चीजें तो होती हैं। 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है? ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? जो ईयर के फर्स्ट अप्रैल पे जो स्टॉक पड़ा हुआ है, उसकी काउंटिंग करके जो अमाउंट निकल रहा है, वो आप ओपनिंग स्टॉक बोलोगे। और ईयर के एंड पे 31 मार्च पे जो स्टॉक पड़ा हुआ है, जो आप उसको बोलोगे, उसको बोलते हो क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है? इस साल का क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर का क्या बनेगा? ओपनिंग स्टॉक बनता है। क्लियर है बात? इस साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो नेक्स्ट ईयर का, मान लो इस 24-25 का क्लोजिंग स्टॉक है, तो ये नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक बनेगा, 25-26 का ओपनिंग स्टॉक बनेगा। क्या इतनी बात क्लियर है? क्लियर है? हाँ। चलो, अब ये हमने लिख दिया ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स, परचेस, ठीक है? सेल में सेल रिटर्न माइनस करेंगे, परचेस से परचेस रिटर्न माइनस करेंगे, और जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो हम लिखेंगे। समझेंगे अभी डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, डोंट वरी, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे कुछ चीजें और हैं, कुछ चीजें और है जो कि हर बार ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं होती है, कभी कभी वंस इन अ ब्लू मून आपको दिख जाएंगी। पहली तो थी स्क्रैप सेल्स। स्क्रैप सेल्स मतलब कि जो भी अलग से चीजें हम सेल कर रहे हैं, मान लो कि कोई भी स्क्रैप है। स्क्रैप मतलब कि जो कि कैसे बोले, जैसे कबाड़ बेचते हैं ना, उसको स्क्रैप बोलते हैं, ठीक है? जो कबाड़ बेचते हैं उसमें सेल से जो रिसीट्स आ रही है उसको भी हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। दूसरा एबनॉर्मल लॉस ऑन ऑफ स्टॉक, मतलब कि स्टॉक गलती से जल गया, गलती से नहीं, एक्सीडेंटली जल गया, ठीक है? या पानी की वजह से खराब हो गया, तो ये क्या हो गया? लॉस हो गया, एबनॉर्मल लॉस हो गया। मतलब ये लॉस प्रिडिक्टेबल नहीं है कि भाई जल गई, वो डाउन जल गया, या पानी या फ्लड आ गया। ये सब एबनॉर्मल है। जो चीज नॉर्मल होती है वो नॉर्मल चीज है, हम उसको नॉर्मली तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। बट जो चीज एबनॉर्मल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाती है, हम उसको यहाँ लिखते हैं एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक, जो कि हमने सोचा नहीं था ये हो जाएगा बट हो गया।
तो ये दो चीज जो है ये आपको हर ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं मिलती है, तो इस पे ज्यादा बोझ मत दो कि इसको भी पढ़ना है। जो मैंने पढ़ाया ये 5 चीज है, इन 5 चीजों को याद रखो, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, अपना सेल और क्लोजिंग स्टॉक का टोटल करेंगे, उसमें से हम ओपनिंग परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंस को माइनस करेंगे। या तो हमारा प्रॉफिट आएगा या तो हमारा लॉस आएगा, दोनों कभी नहीं हो सकता, या तो प्रॉफिट या तो लॉस। मान लो कि यहाँ का टोटल मेरा आया था 100 रुपए, है ना। यहाँ का टोटल मैंने यहाँ तक जो किया है आया मेरा 80 रुपए, तो क्या हुआ, 20 रुपए का मेरा प्रॉफिट हो गया। क्या हुआ, 20 रुपए का प्रॉफिट हो गया। मैं जितनी सेल्स करी है, मेरे पास कितना स्टॉक बचा है, कितना हो गया, 100 रुपए का बचा है, ठीक है। उसमें से मैंने ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस माइनस किए और डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस कर दिए, तो मैंने क्या क्या मिला, मेरे को प्रॉफिट मिला। तो यहाँ पे आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। अगर अपोजिट होता है, इसका अपोजिट हो जाता है कि हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा है, इनकम्स कम है, एक्सपेंसेस ज्यादा है, इनकम्स कम है, तो हम क्या करेंगे, ग्रॉस लॉस दिखाएंगे, जो कि इस साइड आता है, क्रेडिट साइड पे आता है। क्या ये क्लियर है? दोनों में से कोई एक चीज दिखती है, या तो ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा या तो ग्रॉस लॉस मिलेगा, दोनों नहीं मिल सकते। क्या आपको ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेटिंग क्लियर है कि फॉर्मेटिंग कैसे होती है? ये क्लियर है, फॉर्मेटिंग क्लियर है। चलो आगे बढ़े। अब ये समझो कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते क्या हैं, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते क्या हैं? ऐसे एक्सपेंसेस which is directly incurred on manufacturing goods or bringing purchasing goods to the business premises। ऐसे खर्चे जो डायरेक्टली जब आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो फैक्ट्री के अंदर हो, फैक्ट्री के जब अंदर कोई खर्चा लग रहा है, मान लो फैक्ट्री मैन्युफैक्चर हो रही है, कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है, उसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी लग रहा है, ठीक है, फ्यूल लग रहा है ना। उसमें आपके और क्या लग सकता है, लॉजिस्टिक्स के खर्चे हो सकते हैं, वहां पे जो काम कर रहे हैं उनकी वेजेस हो सकते हैं, है ना, वेजेस या सैलरी जो भी आप पे कर रहे हो वो हो सकते हैं। वहां पे मटेरियल परचेज किया है तो परचेज के एक्सपेंसेस है, ये हो सकते हैं। तो ये क्या है, फैक्ट्री के अंदर खर्चे हो रहे हैं, जब वो प्रोडक्ट बन रहा है, डायरेक्टली रिलेटेड है उस प्रोडक्ट से। अगर लाइट और इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, फ्यूल नहीं होगा उस मशीन में, तो क्या वो प्रोडक्ट बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। अगर रॉ मटेरियल परचेज किया ही नहीं है तो क्या वो प्रोडक्ट बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। क्या अगर लॉजिस्टिक से वो प्रोडक्ट आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा है, अगर नहीं आ पा रहा है, वो खर्चा नहीं हुआ है, तो क्या वो प्रोडक्ट बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। वहां पे जो लोग हैं उनको वेजेस नहीं दोगे और वो काम ही नहीं करने आएंगे, तो क्या वो प्रोडक्ट बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। तो ऐसी एक्सपेंसेस जो कि डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, उस चीज की मैन्युफैक्चरिंग से, अब वो आपके खुद के कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है कि आप देखो पहले तो काम क्या कर रहा है, क्या वो काम से रिलेटेड एक्सपेंसेस है ये, ठीक है। तो वो उसके डायरेक्ट एक्सपेंस हो गए, ओके। जो बिजनेस प्रेमाइसिस तक जाने तक के एक्सपेंसेस होते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, वही डाल दे, मैन्युफैक्चरिंग और परचेसिंग, ठीक है। तो इसके एक्सपेंसेस डिवाइडेड है, पहले तो फैक्ट्री के एक्सपेंसेस हो गए, है ना। दूसरा आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन के एक्सपेंसेस हो गए। फैक्ट्री एक्सपेंसेस क्या हो गए, वही इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, ठीक है। ऊपर लिखे भी हुए कुछ कुछ नाम, जैसे कि यहाँ पे दिखा होगा आपको, फैक्ट्री पावर, है ना, ये फैक्ट्री एक्सपेंस हो गया। फ्रेट और कार्टेज इनवर्ड्स, ये आपका इनवर्ड, क्रेट कैरेज इनवर्ड, मतलब कि भाड़ा। कैरेज क्या, ये सब क्या होता है, फ्रेट और कैरेज, ये क्या होता है, भाड़ा होता है जो आप लॉजिस्टिक्स से दे रहे हो, ठीक है। तो ये इनवर्ड एक्सपेंसेस हो गए। कुछ और डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, प्रोडक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन से रिलेटेड है। कुछ रिलेटिंग टू परचेसेस है, लिखा होगा सब कुछ, है ना। रिलेटिंग टू परचेज मतलब परचेज के एक्सपेंसेस हो गए, तो रिलेटिंग टू परचेज हो गए। ये सब कहाँ आते हैं, आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। इनको डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहा जाता है, ओके। तो क्या समझ में आया डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है? आई डोंट थिंक कि कोई बड़ी चीज है, क्योंकि हम पढ़े हुए हैं ऑलरेडी। आई थिंक इट इज इजी टू अंडरस्टैंड कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं। बस इतना सा ही फॉर्मेट है ट्रेडिंग अकाउंट का, बस। आता है फिर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना, इसका फॉर्मेट, फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो इसका फॉर्मेट क्या है, सबसे पहले तो ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल एक साथ बनता है। ट्रेडिंग अकाउंट से क्या मिला आपको, ग्रॉस प्रॉफिट, तो सबसे पहले आप ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ लिख लोगे, सबसे पहली चीज, सबसे पहली चीज ग्रॉस प्रॉफिट। लॉस हुआ तो लॉस लिखोगे, प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट लिखोगे, दोनों में से कोई भी चीज उतारनी है नीचे। लेजर में ट्रायल बैलेंस में उतारते नहीं नीचे, वैसे उतारना है यहाँ पे। तो पहले तो आप ट्रेडिंग अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस में उतारे,
तो ग्रॉस प्रॉफिट बन गया आपका, है ना? बन गया। अब इस साइड सारी इनकम्स आएंगी, इस साइड सारे एक्सपेंस आएंगे। कौन से एक्सपेंस आएंगे? सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो होते हैं वो आएंगे। सारी इनडायरेक्ट इनकम्स जो होंगी वो यहाँ पर आएंगी। ठीक है, सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ आएंगे, सारे इनडायरेक्ट इनकम्स यहाँ आ जाएंगे। क्लियर है? परचेज भी इस साइड रिकॉर्ड करते हो, सेल इस साइड रिकॉर्ड करते हो। क्लियर है ये चीज? तो अब व्हाट आर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस? ठीक है, क्वेश्चन ये आता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर ऑपरेटिंग एंड मैनेजिंग द बिजनेस बट आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग एंड परचेसिंग ऑफ गुड्स। जो मैन्युफैक्चरिंग एंड परचेसिंग ऑफ गुड्स के एक्सपेंसेस है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वो हमने ट्रेडिंग में डाल दिए। उसके अलावा जो खर्चे हो रहे हैं, जो हम मैनेजमेंट में जब बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं तब बन रहे हैं, जैसे कि ऑफिस के एक्सपेंसेस है ना, ऑफिस रिफ्रेशमेंट्स एक्सपेंस है ना, ऑफिस के कुछ भी एक्सपेंस हो सकता है, एक्स वाई जेड वो है। एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंस है, सैलरीज दे रहे हैं हम उन्हें, बोनसेस दे रहे हैं हम उन्हें। ठीक है, और क्या हो सकता है, ईपीएफ प्रोविडेंट फंड के खर्चे हैं, पेंशन फंड है, ये सारे एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस मतलब कि सेल करने के लिए जो प्रोडक्ट हमने बना लिया है वो तो हो गए डायरेक्ट, है ना। उसको सेल करने के लिए क्या क्या एक्सपेंसेस कर रहे हैं, मान लो कि हम कमीशन दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं लोगों को कि आप हमें हमारा सेल कीजिए प्रोडक्ट, है ना। तो कमीशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में आ गया। एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग के लिए कुछ एक्सपेंसेस करते हैं अपन, तो वो आ गया। अदर एक्सपेंसेस में आ गया इलेक्ट्रिसिटी, जो हम ऑफिस के लिए पे कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस की पे हो रही है। ठीक है, पेट्रोल किसका लग रहा है, गाड़ी का पेट्रोल लग रहा है, डिलीवरी करने जा रहे हैं, कुछ भी हो रहा है उसके लिए। उसके बाद आपका प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा है वो हो सकता है। उसके बाद आपका टेलीग्राम पोस्ट कुछ भी आप दे भेज रहे हो उसका खर्चा हो सकता है। तो ये सारे अदर एक्सपेंसेस में आ गए। ठीक है, ये कुछ टाइप के क्या हो गए, आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए। क्या हो गए ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस? जो एक्सपेंसेस डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, यहाँ पे बहुत बड़ी लिस्ट दी है सारे एक्सपेंसेस की। हर क्वेश्चन में सारे एक्सपेंसेस नहीं आते, जो जो आते हैं वो हमको लिखने हैं, वो हमको सेग्रेगेट करके लिखने हैं। जैसे कि सैलरीज हो गया, रेंट हो गया, स्टेशनरी, पोस्टेज, टेलीफोन, इंश्योरेंस, बिजनेस प्रमोशन, रिपेयर, डेप्रिसिएशन यहाँ पे आता है क्योंकि वो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है ना। इंटरेस्ट जो लोन पे दे रहे, कन्वेंस, ठीक है, कन्वेंस के खर्चे, बैंक चार्जेस, जनरल एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस, लॉस बाय फायर एंड थेफ्ट, कमीशन, एडवर्टाइजमेंट, फ्रेट आउटवर्ड्स, डिस्काउंट अलाउड, आउटवर्ड्स, ठीक है, इनवर्ड्स नहीं, जो इनवर्ड्स के खर्चे हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं, जो आउटवर्ड्स के खर्चे हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, बेड डेट्स, ये सारे हमारे इंडायरेक्ट एक्सपेंस है। इनकम्स, वो इनकम्स जो कि हमारी बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, सेल्स नहीं मानी जाएगी उन इनकम को। वो अलग से हम कुछ कमा रहे हैं, जैसे कि रेंट हम अलग से कमा रहे हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट हमको मिल गया, ठीक है, तो वो उसका कमीशन कुछ अर्न किए, इंटरेस्ट, बेड डेट्स रिकवर हो गए, इनकम इस इन्वेस्टमेंट से इनकम आ रही है, कोई और मिसलेनियस इनकम, तो ये ऐसे आ गए यहाँ पे इनकम। ऐसी इनकम जो कि डायरेक्टली हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, वो हमको उनको इनडायरेक्ट इनकम्स डालनी है। ठीक है, अब हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला था, कैसे निकाला था, इस साइड का टोटल करके, इस साइड टोटल से माइनस करके, फिर देखा था कि दोनों में से क्या ज्यादा है। अगर ये साइड ज्यादा है तो प्रॉफिट आएगा, ये साइड ज्यादा है तो लॉस आ जाएगा, ये हमको पता है। अभी हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला था, अब वो क्या निकाला, नेट निकालना, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस। तो हम यहाँ का जो जीपी है प्लस करेंगे इनडायरेक्ट इनकम्स को, ठीक है, यहां से माइनस करेंगे सारी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को, है ना। फिर क्या आएगा हमारा नेट प्रॉफिट, यहाँ पे नीचे लिखा आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट। ठीक है, सेम कैलकुलेशन गोस, अगर एक्सपेंसेस ज्यादा है इनकम्स कम है तो नेट लॉस आ जाएगा, इस साइड लिख देंगे उसको, इस साइड लिख देंगे नेट लॉस को। ठीक है, दोनों में से हमेशा कोई एक ही चीज आती है, दोनों चीजें नहीं आती, दोनों में से कोई एक ही चीज आएगी। ठीक है, ये हमारा हो गया प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा फॉर्मेट जो मैंने आपको बता दिया। अब आप पूछोगे ये कब आएगा वो कब आएगा, वो सब अपन जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तभी समझ में आएगा। ऐसे मेरे बोलने से कुछ नहीं आने वाला, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक का मेरी चीजें क्लियर है। अब मैं बैलेंस शीट यहाँ पे लाके आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती। पहले जो अपने ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा है उसके अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ फॉर्मूलेज होते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के वो अपन समझेंगे,
उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू द लास्ट स्टेप विच इज बैलेंस शीट। उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट्स देखेंगे, ठीक है। तो अभी एक क्लास अपन करेंगे, वो किस चीज की होगी, क्वेश्चंस की क्लास होगी। उसमें से अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अच्छे अच्छे, देखेंगे कि क्या फॉर्मूलेज है ट्रेडिंग अकाउंट के, वो समझेंगे, वो हो जाएगा। फिर बैलेंस शीट का कंसेप्ट समझ के बैलेंस शीट के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो ये 3 क्लासेस, इसके बाद 3 क्लासेस में कंप्लीट हो जाएगा। फिर एक क्लास लेंगे अपन सिर्फ एडजस्टमेंट्स की, जो अपन एडजस्टमेंट सीखेंगे, जो आपके मॉड्यूल में बहुत सारे एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं, वो सारे एडजस्टमेंट्स अपन एक क्लास में सीखेंगे। एंड वी विल बी डन, डन फॉर द दिस चैप्टर। मतलब 5 लेक्चर्स में आई होप इसको कंप्लीट कर लेंगे, तो हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप भी डन हो जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? ओके, सो लेट्स मूव ऑन एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।